Hello everyone, welcome to the today's session in the case studies. As requested from many students in my personal text, we are also going to use Hindu language in between for better understanding and conceptual grip. तो आज हम कुछ केस स्टडीज देखेंगे, 3 से 4 केस स्टडीज देखेंगे और उनको क्लिनिकली कोरिलेट भी करेंगे, थियरी के साथ भी उसको कोरिलेट करेंगे और चीजों को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ताकि जब हम हॉस्पिटल वार्ड राउंड्स में जाए तो वहां पे हमको चीजें समझने में आसानी हो और हम उस चीज को समझ के एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर सके। तो यहाँ पे जो हमारा आज का पहला केस है, उस पहले केस में क्या है कि एक 56 साल के आदमी जो रूरल इंडिया में बैठते हैं, मतलब वो गांव से बिलोंग करते हैं, सेटअप अपना रूरल सेटअप है, वहां के एक हॉस्पिटल में आए, ओपीडी में आए हैं और उनकी कंप्लेन क्या है कि उनको प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस है, उनको सांस लेने में दिक्कतें हो रही है पिछले 2 महीने से, अभी भी हो रही है और अभी थोड़ा वर्स हो गया है कंडीशन। जब वो थोड़ा भी काम करते हैं तो प्रोग्रेस होना चालू हो जाता है। पहले पहले क्या था, थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ता था, अभी जैसे ही वो थोड़ा काम करना चालू होते तो उनको ब्रेथलेसनेस हो जाता है। उन्होंने बताया कि जब उनकी हिस्ट्री ली गई फिजिशियन के द्वारा, उन्होंने बताया कि उनको हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कतें थी, पिछले 15 साल से वो हाई ब्लड प्रेशर की दवाई ले रहे हैं, मगर वो दवाई सही तरीके से नहीं ले रहे, ही इज नॉट रेगुलरली कंप्लाइड टू दी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो उनको हिस्ट्री भी है कि वो बहुत ज्यादा सॉल्ट इंटेक करते हैं। उन्होंने बताया कि उनको खाने में यूजुअल से थोड़ा ज्यादा एडिशनल सॉल्ट लगता है। तो ये तो उनकी सब्जेक्टिव एविडेंसेस थी जो पेशेंट ने हमको बताया। एक बार हम फिर से देखेंगे पेशेंट ने क्या बताया है कि वो बोल रहे हैं कि उनको धीरे धीरे करके सांस लेने में दिक्कत होना चालू हुआ पिछले 2 महीने से, और अब तो सिचुएशन ये है कि जब वो थोड़ा भी हिलते डुलते भी हैं, काम भी करने के लिए निकलते हैं, थोड़ा बहुत करने पे भी उनको ब्रेथलेसनेस बढ़ जाता है। और उनकी जब हिस्ट्री ली गई तो 15 साल से उनको हाइपरटेंशन है और वो दवाई तो ले रहे थे, मगर वो दवाई नियमित तरीके से नहीं लेते हैं जैसे उन्होंने डॉक्टर ने सेवन करने के लिए दी थी। तो उन्होंने ये भी बताया कि वो बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल करते हैं अपने खाने पीने की चीजों में। तो ये उनकी सब्जेक्टिव डिटेल्स है। और जब डॉक्टर ने उनको फिजिकली एग्जामाइन किया और कुछ ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस मिली है, तो जब उनका ब्लड प्रेशर मेजर किया गया तो उनका ब्लड प्रेशर हाई था, सिस्टोलिक 170 और डायस्टोलिक 100 mm ऑफ Hg नोट किया गया। उनका जो पल्स रेट है, पल्स रेट में भी बढ़ा हुआ था। जब उनका पल्स रेट ऑब्टेन किया गया, उनका पल्स रेट भी ज्यादा बढ़ा हुआ था। और जब उनके बाकी रीजनल असेसमेंट चल रहा था, रीजनल फिजिकल एग्जामिनेशन चल रहा था, तो उनके दोनों पांव में सूजन था, वहां पे पानी भरा हुआ था, ईडिमा की कंप्लेन है, माइल्ड लेवल की ईडिमा है, दोनों पांव में है। तो इसको इन्होंने पिडल ईडिमा प्रेजेंट किया हुआ है। और जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की चेक हो रही थी, एसेस हो रहा था, उनका एग्जामिनेशन हो रहा था, तो स्कल्टेशन पे बायलेटरल क्रेप साउंड सुनने में आए हैं। बायलेटरल क्रेप साउंड सुनने में आए हैं, इसका मतलब क्या है कि लंग्स में भी कुछ तो ऐसी पैथोलॉजी हो सकती है। जब उनका पिकल अप्रोच या जालकोड अप्रोच अपनाया गया तो यहाँ पे ईडिमा प्रेजेंट था। तो बाकी सारे चीजें जॉन्डिस, एनीमिया, लिम्फेडेनोपैथी, ये सारी चीजें नेगेटिव हैं। तो इसमें एक पैरामीटर पॉजिटिव है कि उनको ईडिमा है, और ये चीजें फिजिकल एग्जामिनेशन में भी देखने को मिली थी। तो कुछ हमारे यहाँ पे कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चंस हैं जो क्या आप उसको सॉल्व कर सकते हो क्या? मैं थोड़ा सा पॉज लूंगा ताकि आपको टाइम मिले, क्या आप उसका सही आंसर देते हो कि नहीं देते हो। तो प्रोविजनली ये कौन सा डायग्नोसिस हो सकता है? तो अगर आपको इसका सही आंसर मिलता है तो आप आंसर को कमेंट में मेंशन कर सकते हो। तो जिसका सही आंसर रहेगा मैं उसको पिन भी करूंगा। तो यहाँ पे क्या है कि इसका प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या हो सकता है। हम फिर से एक बार केस को देखेंगे। 56 साल के एक आदमी आए हैं, रूरल इंडिया के सेटअप में है, ब्रेथलेसनेस है पिछले 2 महीने से। जब अब तो थोड़ा थोड़ा एक्सर्शन करते तब भी ब्रेथलेसनेस हो जा रहा है, और 15 साल से उनको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायतें हैं, कभी कभी दवाई लेते हैं, कभी छोड़ देते हैं, और नमक उनके खाने में थोड़ा ज्यादा है। जब डॉक्टर ने चेक किया फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान में, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, उनका पल्स रेट भी बढ़ा हुआ था, और उनको पिडल एडिमा भी था। ऐसे ही उनके जब अस्कल्टेशन किया तो उनके पल्मोनरी रीजन पे बायलेटरल क्रेप्स भी देखने को मिले, और जालकोड अप्रोच में ईडिमा भी प्रेजेंट आया है। तो ये कौन सा सिचुएशन हो सकता है और ये क्यों हो सकता है, तो हम इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। प्रोविजनली एक तो क्या है कि उनको हाइपरटेंशन है, प्रोविजनली उनको क्या है, हाइपरटेंशन है, और अभी भी उनका बीपी बढ़ा हुआ है। तो एक तो ये कंडीशन है हाइपरटेंशन का, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, कोई भी दोहरा ही नहीं है कि ये हाइपरटेंशन का केस है। और उन्होंने क्योंकि प्रोग्रेशन भी है, बोल रहे ब्रेथलेसनेस भी है, पल्मोनरी इन्वॉल्वमेंट भी है, पाँव में भी वो है, तो ये क्या ये सीएचएफ भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे सिम्टम्स मिले, पल्मोनरी सिम्टम्स भी है, ईडिमा रिलेटेड सिम्टम्स भी है। और हमने ये भी पढ़ा था कि जिसको हाइपरटेंशन होता है उसको सीएचएफ होने के चांस 2 गुना हो जाते हैं।
तो प्रोबेबली यहाँ पे CHF भी हो सकता है, और हाइपरटेंशन तो ये पक्का भी है। या फिर कोई और पल्मोनरी कंडीशन है क्या हम उसको इवॉल्व कर सकते हैं, उसको हम एसेस कर सकते हैं, उसको हम फर्दर चेक कर सकते हैं कि ये सारी चीजें हमको करनी पड़ेंगी। तो अभी के लिए यहाँ पे प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या रहेगा, हाइपरटेंशन प्लस CHF। तो ये प्रोविजनल डायग्नोसिस हो सकती है। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि हम उनको बाकी के कौन से टेस्ट रिकमेंड करना चाहेंगे ताकि अगर उनको CHF है या नहीं है हम उसको आइडेंटिफाई कर सके। एडिशनल टेस्ट हम क्या सजेस्ट करेंगे। तो अब हम एक एक करके इसको क्रैक डाउन करने की कोशिश करेंगे। पहले तो हाइपरटेंशन है, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के साथ जो कॉमनली आने वाले कंडीशन है जैसे डायबिटीज और CHF, डायबिटीज है कि नहीं है हम ब्लड ग्लूकोज प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं। ब्लड ग्लूकोज का प्रोफाइल क्या है, हम हेमाटोलॉजिकल प्रोफाइल भी चेक करेंगे क्योंकि उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी दिक्कतें आ रही है, पिडलिडिमा भी है, तो क्या कहीं इन्फेक्शंस तो नहीं है, कोई बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शंस तो नहीं है, उसको भी हम एक्सक्लूड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्रैप साउंड्स आ रहे हैं, वो चीजें आ रही है, तो हम यहाँ उनको चेस्ट एक्सरे भी सजेस्ट करेंगे। अगर हम उनको चेस्ट एक्सरे सजेस्ट करेंगे तो हमको अगर पल्मोनरी रीजन पे कोई फ्लूइड का पूलिंग हुआ है या फिर कार्डियोमेगाली हुई है प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस की वजह से, वो सारी चीजें हमको देखने को मिल जाएगी। या फिर कभी कभार प्लूरल इफ्यूजन वाले सीन होते हैं, तो वहां पे भी क्या है उसको हम एसेस करने के लिए हम चेस्ट एक्सरे भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद जैसे हमने क्या बोला है कि उनको इडिमा भी था और ये भी था, तो ये बेसिक 2-3 चीजें हो गई। तो इसके एडिशनल भी अगर डॉक्टर चाहे तो उनका यूरिन एनालिसिस भी कर सकता है कि हाइपरटेंशन की वजह से कहीं नेफ्रोपैथी तो नहीं हो गया, राइट। क्योंकि उनको 15 साल से हाइपरटेंशन की शिकायत है और अभी भी सिस्टोलिक 170 स्टेज 2 में पहुंचा हुआ है। और फिर हम उनको फंडेस्कोपी भी कर सकते हैं, उनकी आंखों में क्या कोई दिक्कत है क्या, और लिपिड प्रोफाइल करना बनता है क्योंकि इतने 15 सालों से उनको हाइपरटेंशन की दिक्कतें हैं, तो कार्डियक रिस्क फैक्टर तो बहुत ज्यादा है। तो ये सारे टेस्ट हम उनको रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हो जाता है इसको डायग्नोज करने के लिए, वो हो जाता है चेस्ट एक्सरे, हेमाटोलॉजिकल एंड ग्लूकोज रिलेटेड टेस्ट हो जाता है। तो इसमें मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है, अगर ये CHF है, चलो अभी हम मानते हैं कि ठीक है चेस्ट एक्सरे में हमको CHF देखने को मिला है और भी हम ये कंफर्म कर रहे हैं कि उनको हाइपरटेंशन और CHF है, तो इन पेशेंट में ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि इनको हाइपरटेंशन और CHF हुआ। हाइपरटेंशन तो इसेंशियल है, होलिस्टिक है, बहुत सारे रिस्क फैक्टर रहे हो सकते हैं, उसमें से एक तो है अपना सॉल्ट इंटेक बहुत ज्यादा है। तो जो यहाँ पे मोस्ट लाइकली कॉज है उनको CHF हो सकता है, वो हो सकता है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, और उनको काउंसलिंग करने के बावजूद भी उन्होंने रेगुलर मेडिसिन नहीं लिया, इरेगुलर मेडिसिन, ये दूसरा रीजन हो सकता है, और हाई सॉल्ट इंटेक। ये जो 3 रीजन है, उनको प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन होना पिछले 15 साल से, वो इरेगुलर थेरेपी में रहना और इंक्रीज सॉल्ट डाइट, ये 3 चीजें हैं जो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर हो सकते हैं CCF के लिए। किस चीज के लिए, CCF के लिए। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है। फिर हमारा एक और क्वेश्चन आता है, थोड़ा थियोरेटिकल अप्रोच में आता है, हाउ हाइपरटेंशन में लीड टू दिस कंडीशन। हाइपरटेंशन कैसे CCF में प्रोग्रेस हो सकता है, राइट। क्योंकि हमने पढ़ा है हाइपरटेंशन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मैक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जहां पे ये बाकी कार्डियक कॉम्प्लिकेशन को भी साथ में लेके आता है। उसमें से एक CCF है, एक तो ये रीजन हो गया। दूसरा, आदमी ने ब्लड प्रेशर को रेगुलरली मेंटेन नहीं किया हुआ है, इरेगुलर मेडिकेशंस ली हुई है, पेशेंट काउंसलिंग को भी नहीं फॉलो किया हुआ है, तो जिसकी वजह से कंटिन्यूअसली हार्ट का काम बढ़ रहा है, बीपी एकदम से बढ़ रहा है। जैसे ही बीपी बढ़ेगा तो यहाँ पे कार्डियक आउटपुट भी बढ़ रहा है, पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है, हार्ट का काम बढ़ रहा है। तो जैसे हार्ट का काम बढ़ रहा है तो हार्ट का ऑक्सीजन सप्लाई भी बढ़ रहा है, डिमांड भी बढ़ रहा है, इसका ग्लूकोज डिमांड भी बढ़ रहा है। क्योंकि ये सारी चीजें बढ़ रही है, ये CCF को कंट्रीब्यूट करती है, ये CCF को वर्स करने में कंट्रीब्यूट करती है, उसको प्रोग्रेस करने में कंट्रीब्यूट करती है, जिसकी वजह से हाइपरटेंशन से आदमी को CCF हो सकता है। तो ये लॉजिक हमको हमेशा ध्यान रखना है और कल केस स्टडी के टाइम पे भी हम ये चीजें ध्यान में रखेंगे। व्हाट फीचर्स में कम इफ लेफ्ट ऑन अनट्रीटेड। ये अगर हम इसको नहीं ट्रीट करते हैं, अभी भी इसको हम ट्रीट नहीं करते, तो क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, ये पूछ रहा है। तो अगर हम इसको अभी भी ट्रीट नहीं करते, अभी तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो ये जो पूलिंग हो जाएगा ब्लड, इसके चक्कर में पूरे पल्मोनरी में पूरा एडिमा हो जाएगा। लग रहा है थोड़ा थोड़ा चालू भी हो गया क्योंकि वहां पे क्रैप साउंड्स भी आ रहे हैं, और ये इतना बढ़ जाएगा, फिर यहाँ से रेल्स कफ वाले सारे सिम्टम्स आना चालू हो जाएंगे। तो जो ये पल्मोनरी यहाँ पे आर्टरी है जो इसको ब्लड देती है,
लंग्स को ब्लड देती हैं फॉर ऑक्सीजनेशन पर्पज। ये जो आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी में भी पुलिंग हो सकता है। एक सिचुएशन आती है, इसको हम बोलते हैं कॉर पल्मोनल, ऐसे सिचुएशन हो सकता है। और यहाँ पे पुलिंग होने की वजह से फिर ये धीरे धीरे राइट साइडेड हार्ट फेलियर की सिचुएशन में भी जा सकता है। अगर राइट और लेफ्ट दोनों बाइवेंट्रिकुलर फेलियर है तो वो और ज्यादा सीरियस सिचुएशन है, तो हम इसको अनट्रीटेड नहीं छोड़ सकते, इसको हमको ट्रीट करना पड़ेगा। अगर हम नहीं करेंगे तो पल्मोनरी रिलेटेड इश्यू और राइट हार्ट फेलियर भी आ सकता है, ये इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो क्या यहाँ पे ड्रग देने की जरूरत है? हाँ, यहाँ पे एकदम से ड्रग देने की जरूरत है। तो फिर यही क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रग देनी चाहिए। बेसिकली यहाँ पे हमको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। पहले तो हमको फ्लूइड ओवरलोड को कम करना है, क्योंकि कंजेशन हमको देखने को मिल रहा है, पिडल एडिमा भी है। तो हम यहाँ पे पहले लूप डायरेटिक्स या हाई सीलिंग डायरेटिक्स को यूज करेंगे, जो एकदम से रैपिड से फ्लूइड को कम करेंगे। उसका बीपी भी कम हो जाएगा, उसका पल्स रेट भी मेंटेन में आ जाएगा, और उसको सीएचएफ के जो सिम्टम्स है उससे भी रिलीफ मिल जाएगी, ब्रेथलेसनेस से भी रिलीफ मिल जाएगी। और हम उसको एस इनिबिटर्स भी दे सकते हैं बीपी कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि पर्सन को कहीं पे भी हमको कफ की दिक्कत देखने को नहीं आई है, फिर भी लंग्स में क्रेप से कफ हो सकता है, मगर हमको उसको क्लोजली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहां तक मेरे को लग रहा है कि अभी क्योंकि पेशेंट ओपीडी में आया है, एम्बुलेटरी पेशेंट है, कोई बहुत सीरियस कंडीशन नहीं है, तो हमको यहाँ पे कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल कम है। तो हम इसको एक तो डायरेटिक्स और उसके साथ एडिशनली कोई भी एस इनिबिटर्स या डायरेटिक्स देके उसको कंट्रोल में लेके आ सकते हैं। जैसे ही ये चीजें कंट्रोल हो जाएंगी तो ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल हो जाएगा और सीसीएफ से भी हमको रिलीफ मिलेगा। लाइफस्टाइल भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आदमी सॉल्ट खा रहा है, रेगुलर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा होगा, जब इतना वो प्रोबेबल हो सकता है। तो स्मोकिंग और अल्कोहल की हिस्ट्री हमको नहीं दी गई है, वो भी हिस्ट्री हमको कंप्लीटली लेके उनको एजुकेट करना है कि सॉल्ट इंटेक को कम करना है। और ये सारी चीजें में उनको रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करते रहना है, माइल्ड टू मॉडरेट एक्सरसाइज करते रहना है। क्या एक्सरसाइज करना है ये हमने पहले डिस्कस किया है। तो ये सारी लाइफस्टाइल हम उनको चेंज कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में उनको इस चीज की रिकरेंस ना हो। तो ऐसे हम केस 1 को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, और उनको और उनकी फैमिली को भी हम साइमल्टेनियसली एजुकेट करेंगे। होप कि आपको ये चीजें सब समझ में आ गई होंगी कि हम एक एक चीजें हमने यहाँ पे किस तरीके से डिस्कस करी और उनका एक दूसरे के साथ क्या लेना देना है। तो अभी हम देखेंगे केस 2 को। तो केस 2 भी एक इंटरेस्टिंग केस है, सेम सिनेरियो का केस है। ये सारे केसेस जो मैंने अपने पढ़ाई के टाइम पे लिए थे, उनको ही मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके यहाँ पे सिंपल फॉर्म में लेके आया, ताकि आपको स्टार्टिंग लेवल से समझने में आसानी हो। तो इस केस में क्या बोल रहा है कि एक 60 साल की औरत है। सो सी इज हैविंग द कंप्लेन ऑफ हाइपरटेंशन एंड सी वाज अपीयर्ड इन द कॉजेलिटी विथ सडन ब्रेथलेसनेस एट नाइट। उनको सडन ब्रेथलेसनेस हुआ है। पहले हम पहले वाला केस देखेंगे तो उसको प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस हुआ था, इनको सडन ब्रेथलेसनेस हुआ है। फिर यहाँ पे इनको कफ भी है और पिंक फ्रोदी स्पुटम भी है। कफ में उनको खकार बोलते हैं जनरली, तो वो निकल रहा है, पिंक कलर का स्पुटम निकल रहा है। एंड सी इज रेस्टलेस ऑल्सो। रेस्टलेस मतलब कि वो एक जगह पे रुक नहीं पा रही, लेट नहीं पा रही, मतलब ये पीएनडी या ऑर्थोपनिया का केस भी हो सकता है। और उनको इडिमा भी इविडेंट देखने को मिल रहा है। मतलब पुराने केस के कंपैरिजन में ये केस कंपैरेटिवली सीरियस है, और क्योंकि वो सडन आई है तो ये एक्यूट भी है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि उनकी एडिशनल हिस्ट्री जब ली गई तो उनका भी नॉन एडरेंस का हिस्ट्री आया। उन्होंने पिछले 3 हफ्ते से कोई भी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं ली है, जबकि उनको भी हाइपरटेंशन है। सी वजह नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन, मगर उन्होंने पिछले 3 वीक से दवाइयां छोड़ दी है। सी इज अनेबल टू लाई ऑन बेड। वो बेड में लेट भी नहीं पा रही है, मतलब ये टिपिकल केस है ऑर्थोपनिया का। एग्जामिनेशन में उनका बीपी एकदम शूट करके 200 से 120 तक पहुंचा है, जब हाइपरटेंसिव अर्जेंसी के केस में जा रहा है। पल्स भी एकदम बढ़ा हुआ है, 120 बीट पर मिनट। रेस्पिरेटरी साइकिल भी बढ़ा हुआ है, आदमी को डिस्निया ब्रेथलेसनेस भी हो रहा है। तो ये सीवियरिटी बताता है केस को कि केस ये इमरजेंसी केस है, और शायद इसीलिए वो कॉजेलिटी डिपार्टमेंट में भी आए हैं। SpO2 भी एकदम से घटा हुआ है, 85% में आया हुआ है, नॉर्मली 99 to 100 रहता है। फिर बायलेटरल क्रिप्स भी सुनने को मिले हैं इनके भी अस्कल्टेशन में, और उसको भी पीडल एडिमा है। तो ये बेसिकली एक हाइपरटेंशन का कॉम्बिनेशन है सीवियर CHF के साथ, जहां पे बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे हमको प्रॉम्प्ट एक्शन लेना है और उनको मैनेज करने की कोशिश
करना है। तो इसका डायग्नोसिस यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि क्या डायग्नोसिस हो सकता है। सीधे सीधे हमको 2-3 की फीचर्स है। हाइपरटेंशन तो है ही, तो हाइपरटेंशन एक डायग्नोसिस आ ही जाएगा, क्योंकि अभी भी उनका बीपी एकदम बढ़ के अर्जेंसी सिचुएशन में गया हुआ है। तो कैजुअलिटी में आई ब्रेथलेसनेस है, कफ है, पिंक फ्रोदी है, रेस्टलेस है, एडिमा है, तो ये टिपिकल सीएचएफ के सिम्टम्स है। तो यहाँ पे डायग्नोसिस हम उनको सीधे सीधे जाएंगे कि इसको हाइपरटेंशन विद सीवियर सीएचएफ, इनको सीवियर सीएचएफ है, तो इनका हमको इजेक्शन फ्रैक्शन कितना है वो भी एसेस करना पड़ेगा। तो फिर इनको हमको इमीडिएट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। बाकी टेस्ट हम करते रहेंगे, लेबोरेटरी फाइंडिंग करते रहेंगे, क्योंकि वो कैजुअलिटी में आया है, तो हम उनको इमीडिएट उनकी लाइफ को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे। पहले हम उनका एक पोजीशन मेंटेन करेंगे। अगर हम उनको लाइंग पोजीशन में रखेंगे तो वो लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लंग्स का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा, फ्लूइड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ब्रेथलेसनेस बहुत ज्यादा हो जाएगा। या फिर हम उनको स्टैंडिंग पोजीशन पे रखेंगे, या फिर उनको हम प्रॉप्ड अप पोजीशन पे रखेंगे। प्रॉप्ड अप पोजीशन क्या होता है कि जैसे ये औरत है, तो हम इनको 45 डिग्री में अलाइन करके रख देंगे। यहाँ पे क्या होगा, जो ये लंग्स है, ये जो फ्लूइड आया है, ये सब एक जगह पे जाके कलेक्ट हो जाएगा, तो ये जो लंग्स का एरिया है, ज्यादा एरिया बचेगा O2 को एक्सचेंज करने के लिए, तो आदमी को सिम्टोमेटिक रिलीफ मिलता है। या फिर हम स्टैंडिंग पोजीशन में रखेंगे, या फिर प्रॉप्ड अप पोजीशन में रखेंगे। और यहाँ पे क्योंकि SpO2 बहुत कम आया हुआ है, हम ऑक्सीजन को भी रैपिडली चालू करेंगे। 30% ऑक्सीजन से चालू करेंगे, जरूरत पड़े तो 40-50% तक भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि SpO2 एकदम से कम आया हुआ है। फिर यहाँ पे हम उनको डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स एकदम से जरूरी है। यहाँ पे पूछा है कि हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। एकदम से दे सकते हैं, क्योंकि डायरेटिक्स का अभी बहुत ज्यादा रोल है। बीपी भी एकदम ज्यादा बढ़ा हुआ है, और उनको सीएचएफ की भी सीवियरिटी बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ पे डायरेटिक्स में लूप डायरेटिक्स को प्रीफर करेंगे। जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था फ्यूरिसेमाइड का, ऐसे फ्यूरिसेमाइड या टॉर्सेमाइड को हम यूज कर सकते हैं। इंजेक्शन फॉर्म पे हम यूज करेंगे, ताकि आदमी औरत को जल्दी से जल्दी रिलीफ मिल जाए। वेसोडाइलेटर्स, यस, वेसोडाइलेटर्स हम दे सकते हैं, क्योंकि सडन बीपी फॉल हो जाएगा, तो जो भी इसके पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस है, जैसे स्ट्रोक आने के चांसेस है, बाकी चीजें हैं, वो एकदम से कम हो जाएगी। हाँ, मगर ये अगेन इसको हम डायरेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि वेसल डायलेट होगी, बीपी सडनली ड्रॉप हो जाएगा। मीन टाइम जो फ्लूइड ओवरलोड हो रहा है, वो भी धीरे धीरे हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएगा। तो ये चीजें हमको देखनी पड़ेगी। तो फिर क्या बीटा ब्लॉकर या एस इनहिबिटर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? दे सकते हैं हम बीटा ब्लॉकर भी। ब्लड प्रेशर भी कम करेगा, सीएचएफ से भी रिलीफ करेगा। मगर यहाँ पे हमको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि आदमी को पिंक फ्रोदी स्पुटम भी आ रहा है, कफ भी है, उसको ब्रेथलेसनेस है, तो अगर हम बीटा ब्लॉकर देंगे तो क्या ब्रेथलेसनेस बढ़ सकता है, तो वो चीजें हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर ये चीजों को वो टॉलरेट कर पा रहे तो हम बीटा ब्लॉकर को देने की कोशिश करेंगे। मगर अभी फिलहाल के लिए हम इमरजेंसी सिचुएशन में इसको होल्ड में रख सकते हैं। सेम केस एस इनहिबिटर के साथ भी है, क्योंकि पर्सन को ऑलरेडी कफ भी है और रेस्पिरेटरी दिक्कत भी है, तो एस इनहिबिटर को भी हम होल्ड में करेंगे। अगर बाद में जरूरत पड़े तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। अभी के लिए हम डायरेटिक्स और वेसोडाइलेटर्स को ज्यादा प्रीफर करेंगे। और अगर यहाँ पे बीपी हमारे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम IV लेबेटालॉल में जाएंगे। लेबेटालॉल में जाएंगे तो ये रैपिडली विद इन अ मिनट बीपी को सडनली कम करना चालू कर देता है लेबेटालॉल। ये भी बीटा ब्लॉकर में आता है। मगर यहाँ पे हमको देखना यही है कि ये रेस्पिरेटरी साइड इफेक्ट्स को साथ में लेके ना आए, ये चीजें हमको देखना है। इसीलिए हम डायरेटिक्स और वेसोडाइलेटर के बाद में लेबेटालॉल की बात कर रहे हैं। या फिर हम डायरेटिक्स के जगह में हम मैनिटोल जैसे सब्सटेंस को भी दे सकते हैं। ये भी डायरेटिक्स ही है, पोटेंशियल डायरेटिक्स ही है। ये क्या करता है, ये जो स्ट्रोक का रिस्क है उसको कम कर देता है, क्योंकि ये जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है उसको रैपिडली डिक्लाइन करता है। तो डायरेटिक्स, प्लेन डायरेटिक्स की जगह में हम मैनिटोल भी दे सकते हैं, या डायरेटिक्स में ऐड करके फिर भी हम मैनिटोल को भी ऐड कर सकते हैं कॉम्बिनेशन में। तो ये अप्रोच हम कर सकते हैं, ताकि आदमी को इमरजेंसी रिलीफ मिल जाए, इस औरत को इमरजेंसी रिलीफ मिल जाए। होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं आ रहा तो एक बार जस्ट यहाँ पे रिपीट करके देख लीजिए, आपको चीजें फिर से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा रहेगा हमारा? यहाँ पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है डायरेटिक्स अलॉन्ग विद दी वेसोडाइलेटर्स। अगर यहाँ पे हमको चीजें पॉसिबल है तो हम मैनिटोल में जा सकते हैं, या फिर लेबेटालॉल में जा सकते हैं, बीटा ब्लॉकर्स में जा सकते हैं। हम एस इनहिबिटर्स को अभी के लिए होल्ड में रखेंगे। इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर ये अनट्रीटेड है तो बीपी इतना ज्यादा बढ़ा हुआ कि स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, कहीं पे भी इंजरी हो सकती है, राइट। उसको छोड़ के पल्मोनरी इडिमा हो सकता है। पल्मोनरी इडिमा हो जाएगा तो यहाँ पे फिर उसके रिलेटेड और भी सारी दिक्कतें हो जाएंगी। राइट साइडेड हार्ट फेलियर भी होने के चांसेस है, तो इसको हमको इमरजेंसी में ट्रीट करना पड़ेगा।
तो रीअकरेंस को प्रिवेंट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से हम लाइफस्टाइल की बातें करेंगे। पूरे लाइफस्टाइल में एकदम डिसिप्लिन आना चाहिए, और ड्रग्स को कंप्लायंस, जैसे यहाँ पे हिस्ट्री थी कि इन्होंने 3 हफ्ते से ड्रग नहीं ली, ड्रग्स को कंप्लाई करना पड़ेगा, ड्रग को कंप्लाई करना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर हमको डाइट को एकदम मैनेज करना पड़ेगा, सॉल्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर जो अपना क्या था डैश वाला डाइट था वो भी मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो ये चीजें हम करके लाइफस्टाइल कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज तो यहाँ पे हमको छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ये 60 ईयर ओल्ड पेशेंट है, तो हम उनको वॉकिंग, सुबह सुबह उठना, वॉकिंग करना, योगा करना, ये टाइप की एक्सरसाइज उनको बता सकते हैं। जबकि विगोरस एक्सरसाइज उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उनके साथ और भी दिक्कतें हो सकती है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज द सेकेंड केस। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस केस ऑल्सो। तो अभी हम देखेंगे इसमें तीसरी मॉडलिटी का एक केस है हमारे पास। तीसरे केस में क्या है कि एक 64 साल के दादाजी हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, जिनकी कंप्लेन क्या है कि उनके दोनों पाँव में भी सूजन है और उनके पेट में भी थोड़ा पानी भरा हुआ है, ऐसा उनको लग रहा है, और उनका जो यूरिन आउटपुट है वो कम है। और ये दादाजी जो है ये पिछले 30 साल से हाइपरटेंसिव, बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंसिव है, और उनको 6 साल पहले मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक भी आया था। वो उनको दवाई तो दी थी डॉक्टर ने, कभी लेते हैं कभी नहीं लेते हैं, कभी बीपी की दवाई लेते हैं, उनको कोलेस्ट्रॉल की भी दिक्कत है, कोलेस्ट्रॉल की भी दवाई लेते हैं, मगर भूल जाते हैं, कभी छोड़ देते हैं। ऐसा ये केस बता रहा है हमको सब्जेक्टिव एविडेंसेस में। और ऑब्जेक्टिव एविडेंसेस में क्या मिला है कि उनका बीपी भी बढ़ा हुआ है, स्टेज 1 हाइपरटेंशन में गए हुए हैं। और ये जो जेबीपी बोलते हैं, जुगुलर वेन प्रेशर बोलते हैं इसको, जुगुलर वेनस प्रेशर। तो इसको हम कैसे समझेंगे, जो ये अपना हेड है, अपने हेड में हार्ट से जो ब्लड लेके जाता है, इस आर्टरी को हम बोलते हैं कैरोटिड आर्टरी। इसको हम क्या बोलते हैं, कैरोटिड आर्टरी। ये जो ब्लड ब्रेन में गया, इधर से फिर ये जो ब्लड को वेन लेके आता है, इस वेन को हम बोलते हैं जुगुलर वेन। क्या बोलते हैं, जुगुलर वेन। तो ये जो जुगुलर वेन बड़ा हुआ है, जुगुलर वेन बड़ा हुआ है, ये कहाँ पे होता है, ये जनरली राइट साइडेड हार्ट फेलियर में हमको देखने को मिलता है कि जुगुलर वेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है। लेफ्ट साइडेड में भी होता है, मगर राइट में बहुत ज्यादा होता है, डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर बोलते हैं उसको। फिर टेंडर हेपाटोमेगाली भी है, मतलब टेंडर मतलब कि डॉक्टर जब चेक कर रहा है तो उसको लिवर में पेन सब कंफर्म समझ में आ रहा है, और लिवर का भी साइज बढ़ा हुआ है। मतलब क्या है कि जो वेनस पूलिंग है ये हो रहा है, राइट हार्ट का फेलियर हो सकता है। ये दो चीजें हमको बता रही है, क्योंकि इसकी वजह से जेबीपी भी बढ़ा हुआ है और हेपाटोमेगाली भी हुआ है, एसाइटिस भी हुआ है, अब्डोमिनल कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ है, बायलेटरल फीडिंग एडिमा है। तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के कंपैरिजन में हमको राइट वेंट्रिकुलर फेलियर ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो अभी देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। तो हम प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या करेंगे, ये प्रोबेबली राइट हार्ट फेलियर हो सकता है, लेफ्ट हार्ट भी हो सकता है, या फिर राइट हार्ट फेलियर सेकेंडरी टू लेफ्ट हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हमको इसको अच्छे से इवेल्युएट करना पड़ेगा। क्योंकि हमको यहाँ पे टिपिकल सिम्टम देखने को मिल रहे हैं कि वेनस प्रेशर, जुगुलर वेनस प्रेशर बढ़ा हुआ है, हेपाटोमेगाली हुआ है, पिटल एडिमा है और एसाइटिस है, ये सारे कंडीशन है, तो जो हमको राइट हार्ट फेलियर सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हम पहले तो चेस्ट एक्सरे करना चाहेंगे, इसमें भी क्या दिक्कतें हैं, और फिर हम इसमें भी बाकी अपना ग्लूकोज प्रोफाइल क्या है, फिर अपना ट्रोपोनिन लेवल भी हम इस पे चेक करेंगे कि क्या कार्डियक इंजुरी हो रही है अभी भी, वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, और लिपिड प्रोफाइल करना भी जरूरी है, क्योंकि आदमी पहले से ही लिपिड डिसऑर्डर्स की दवाइयां ले रहा है। तो पैथोफिजियोलॉजी ये कैसे होता है कि जैसे ये अपना हार्ट है, ये जो हार्ट है, तो यहाँ पे अगर नहीं ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड पूल हो जाएगा, ब्लड पूल हो जाएगा तो यहाँ पे भी प्रेशर बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रेशर बढ़ना चालू होगा, यहाँ पे ब्लड लंग्स से आ रहा है, तो ये लंग्स में भी पूलिंग हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ पे फ्लूइड लिक्विड एक्युमुलेशन होना चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो ये वेंट्रिकल यहाँ पे ब्लड सप्लाई कर रहा है, यहाँ पे भी पूलिंग होना चालू हो जाएगा। जैसे ही ये पूलिंग होना चालू हो जाएगा, तो यहाँ पे बैक प्रेशर आके ये भी पूलिंग होना चालू हो जाएगा, ये साइमल्टेनियसली सिवियरिटी के हिसाब से बढ़ता रहेगा। अब यहाँ पे सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से ब्लड आ रहा है। अब जो निचला बॉडी है वहां पे तो कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट वाइटल ऑर्गन्स है नहीं, मगर जो ये सुपेरियर वेना कावा है, यहाँ पे इंपोर्टेंट ऑर्गन से ब्लड आ रहा है, जैसे अपने लिवर से आ रहा है, ब्रेन से आ रहा है वहां पे, क्योंकि यहाँ पे पूलिंग हो गया है। तो ये जो पूल है ये पूरे हमारे वेनस सिस्टम में देखने को मिलेगा, इसीलिए जुगुलर वेन में प्रेशर बढ़ा हुआ दिख रहा है, लिवर में प्रेशर बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है कि कैसे राइट हार्ट फेलियर इस चीज को क्लिनिकल फीचर लेके आता है, और कैसे लेफ्ट फेलियर राइट फेलियर को
प्रोग्रेस हो जाता है। तो ये है इसकी पैथोफिजियोलॉजी। रोल ऑफ डायरेटिक्स, यस बहुत ज्यादा रोल है। ये सारा जो हमारे प्रोग्रेशन हो रहा है ये फ्लूइड एक्यूमुलेशन की वजह से ही हो रहा है, फ्लूइड रिटेंशन की वजह से हो रहा है। तो हम डायरेटिक्स देंगे तो ये फ्लूइड रिटेंशन कम होगा, तो जहां पे हमको यहाँ पे रिलीफ देखने को मिलेगा। तो हम इसमें फिर मैनेजमेंट कैसे करेंगे, हम फिर से मैनेजमेंट करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम पूरा डायरेटिक्स यूज करें, ज्यादा से ज्यादा डायरेटिक्स यूज करें, और उसके साथ में हमको एडिशनल, जैसे हमने पिछले केसेस में मैनेज किया था वैसे भी मैनेज कर सकते हैं। और ये जो पिछला वाला केस था, फीमेल का केस था, और ये वाला केस था, इन दोनों केसेस में हम आदमी को एडमिट करके हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स भी चला सकते हैं, बट इन दी क्लोज मॉनिटरिंग सिचुएशंस। तो ये चीजें हो गई केस 3 की। लेट्स सी द अनदर इंटरेस्टिंग केस, दैट इज केस नंबर 4। तो यहाँ पे क्या है, 55 ईयर ओल्ड मेल विथ 5 ईयर हिस्ट्री ऑफ सीकेडी। यहाँ पे पहले हम हाइपरटेंशन का कॉम्प्लिकेशन लेके चल रहे थे, अब हाइपरटेंशन तो है, उसके साथ सीकेडी भी है, स्टेज 3 का सीकेडी है, और उनको डीएम भी है। तो यहाँ पे इनके साथ 3-4 कोमॉर्बिडिटी है। वो ओपीडी में आए हैं, प्रोग्रेसिव ब्रेथलेसनेस है, बायलेटरल लेग स्वेलिंग है, रिड्यूस्ड यूरिन आउटपुट है 1 हफ्ते से पूरा लेके, बीपी भी बढ़ा हुआ है, पल्स ठीक ठाक है, जेबीपी बढ़ा हुआ है, क्रेप्स भी है, पिटिंग इडिमा है, एनीमिया है। तो इनका क्या है, लेफ्ट हार्ट फेलियर का सिम्टम्स भी पूरा है, राइट हार्ट फेलियर का सिम्टम भी देखने को मिल रहा है, एनीमिया मतलब सिस्टेमिक कॉज भी है, किडनी में भी दिक्कत है, हाइपरटेंशन भी है, उनको डायबिटीज भी है, अब सीएस भी हो रहा है। तो यहाँ पे इनकी 4-5 कोमॉर्बिडिटीज है जो, तो ये एक टिपिकल केस जो हमको हॉस्पिटल में देखने को मिलता है, ये सारी चीजें। मगर यहाँ पे दिक्कत क्या है कि उनकी एज जस्ट 55 ईयर है, तो ये बहुत चिंता की बात है। तो यहाँ पे हमको उनका लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, एजुकेशन, वो सारी चीजें में बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा। फिर लैब डाटा भी हमको बता रहा है अभी भी किडनी इंसल्ट है, 4.2 सीरम क्रिएटिनिन पहुंचा हुआ है, यूरिया भी 45 से नीचे रहता है, 92 है, पोटेशियम भी बढ़ा हुआ है। तो ये इसका अभी भी रेनल इंपेयरमेंट दिखा रहा है, सीकेडी अभी भी मौजूद है। एक्सरे में पल्मोनरी कंजेशन एंड कार्डियोमेगाली दिखा रहा है, मतलब ये जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर था ये राइट वेंट्रिकुलर फेलियर में प्रोग्रेस हो रहा है, ये भी एविडेंसेज है। इको किया तो जो अपना ये रिड्यूस्ड हार्ट फेलियर विथ रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन दिखा रहा है, मतलब यहाँ पे राइट हार्ट फेलियर भी इन्वॉल्व है लेफ्ट के साथ में, ये चीजें हमको समझ में आ रही है। तो अभी डायग्नोसिस क्या हो सकता है, राइट? इसका जो हमारा डायग्नोसिस होगा वो डायग्नोसिस क्या हो सकता है, इसमें अपना डायग्नोसिस हमारे पास बहुत बड़ा कोमॉर्बिडिटी है, हाइपरटेंशन है, इसके पास सीसीएफ है, इसके पास डायबिटीज मेलाइटिस है, इसके पास सीकेडी है, इसके पास एनीमिया भी है। तो ये जो बहुत सारे कंडीशन है, डिजीज कंडीशन है, ये एक प्योर कोमॉर्बिडिटी केस है, कोमॉर्बिडिटी का केस है। तो ये सारी केसेस हम हो सकता है। और वहां पे एक कॉन्सेप्ट आता है कार्डियो रीनल सिंड्रोम बोल के, क्या होता है कार्डियो रीनल सिंड्रोम। ऐसे ही हमारे में एक दो और होते हैं, हेपाटो रेनल सिंड्रोम। इसका क्या होता है कि रेनल की वजह से हेपाटिक डिसऑर्डर हो जाना या हेपाटिक वजह से रेनल डिसऑर्डर हो जाना। ऐसे कार्डियो रेनल सिंड्रोम में क्या होता है कि किडनी की दिक्कत की वजह से कार्डियक प्रॉब्लम हो जाना या कार्डियक प्रॉब्लम की वजह से रेनल प्रॉब्लम हो जाना, इसको हम क्या बोलते हैं कार्डियो रेनल। तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है क्योंकि उसको पहले हाइपरटेंशन था, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है कि उसको सीकेडी हो गया हो, और फिर उस सीकेडी की वजह से अब जाके फिर सीएचएफ हो रहा। तो ऐसा ये जो साइक्लिक इनका एक रिलेशन है उसको हम बोलते हैं कार्डियो रेनल सिंड्रोम। ये चीजें आप बुक में पढ़ सकते हो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए, कि एक सिस्टम की दिक्कत के हिसाब से दूसरे सिस्टम को भी दिक्कतें आ रही है, ऐसा हो सकता है। तो होप यहाँ पे ये चीजें आपको समझ में आ गई है। तो ये होने के रीजन क्या हो सकते हैं, मैकेनिज्म क्या हो सकता है, सोडियम मैकेनिज्म हो सकता है कि सोडियम अच्छे से किडनी बॉडी से बाहर नहीं फेंक पा रही क्योंकि ऑलरेडी पर्सन सीकेडी का है तो वो रिटेंशन हो रहा है। सेम यूरिया, अब यूरिया हमारे बॉडी में रहेगा तो ये मॉर्फोलॉजिकल इंजुरी भी करेगा, मेटाबॉलिक इंजुरी भी करेगा। फिर एनीमिया भी हो सकता है क्योंकि आदमी को सीकेडी है, सीकेडी है तो इरिथ्रोपोइटिन जो अपना हार्मोन है जो किडनी से निकलता है वो पुअरली सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से जनरली जो सीकेडी लॉन्ग स्टैंडिंग सीकेडी पेशेंट है उनमें एनीमिया देखने को मिलता है। एरिथ्रोपोइसिस प्रॉपरली नहीं होता क्योंकि ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन नहीं बना सकते। तो ये 2-3 ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि सीकेडी की वजह से उसको सीएचएफ हो रहा हो। होप यू हैव अंडरस्टूड हियर आल्सो। तो क्या ट्रीटमेंट में हम डायरेटिक्स दे सकते हैं? यहाँ पे आता है बहुत बड़ा जजमेंटल क्वेश्चन, क्योंकि डायरेटिक्स जो है वो माइल्ड डोज में, छोटे डोज में क्या करती है, सीकेडी में रिलीफ भी करती है, यूरिन आउटपुट को बढ़ाती भी है, ठीक है। मगर इसके साथ दिक्कत भी क्या है, डायरेटिक्स का जो साइड इफेक्ट है वो भी रहता है नेफ्रोटॉक्सिसिटी।
तो ये थोड़ा भी डोज ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये किडनी को इंजरी करना चालू कर देती। तो हमको डायरेटिक्स कितने डोज में देना चाहिए, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, ये एकदम से कैलिबर करके चलना पड़ेगा और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में करके हमको डोज टाइट्रेशन करने पड़ेंगे। छोटी डोज से हम चालू करेंगे और कहाँ पे आके हमको इफिकेसी मिल रही है, मतलब पर्सन को रिलीफ मिल रहा है और साइड इफेक्ट्स एकदम कम है, वहां पे हमको ध्यान देना पड़ेगा। फिर से मैं यहाँ पे एक बार आपको बताना चाहूंगा कि आदमी सिर्फ 55 साल का है तो अभी भी उनके आगे लाइफ बची है, तो वहां पे इस चीज को हमको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना जरूरी है और उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन को बदलना जरूरी है। तो ये सारी चीजें करके हम इस केस 4 को भी मैनेज कर सकते हैं, इसको हम समझ सकते हैं। होप कि ये सारे केसेस आपको समझ में आ गई हो और आपको ये कुछ सेंस बना रही हो कि हम इन चीजों को एक दूसरे पैरामीटर्स को एक दूसरे के साथ कैसे कोरिलेट कर सकते हैं, ताकि चीजें हमको समझने में आसानी हो और जब कल हमारा हॉस्पिटल वार्ड राउंड्स और केस प्रेजेंटेशन चालू हो तो हम ऐसे ही कोरिलेट करके केसेस को या फिर कोमोर्बिडिटी सिचुएशन को एक दूसरे के साथ करके देखें, कोरिलेशन करके देखें, ताकि चीजें समझने में आसानी हो। हैविंग सेड दैट, तो आज का केस स्टडी हम यहीं पे खत्म करते हैं। तो बाकी दूसरा कोई हम टॉपिक खत्म करेंगे तो उस पे केस स्टडी लेके आएंगे, सिमिलर और इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेके आएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग दी टुडे। थैंक यू।